नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का किया शिलान्यास। पीएम मोदी बोले, यूपी डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, ममता बनर्जी ने भवानीपुर से भरे गए अपने नामांकन पत्र में 5 आपराधिक मामले की बात छिपाई। किसान आंदोलन से सड़क जाम पर एनएचआरसी सख्त, 9000 कंपनियों को नुकसान। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को भेजा नोटिस। भाकपा से नाराज कन्हैया कुमार ने की राहुल गांधी से मुलाकात। कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज। पाकिस्तान पर भड़का अमेरिका। कहा, तालिबानी और हक्कानी आतंकियों को पाल रहा। तो पहली खबर पीएम मोदी के अलीगढ़ से मास्टर स्ट्रोक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। अपने करीब 40 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को नमन करने के साथ ही उनकी कमी को काफी महसूस किया। मोदी ने अलीगढ़ के तालों और मुस्लिम का लिंक अपने गांव से जोड़ा। साथ ही योगी जी की काम की जमकर तारीफ करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के जरिए वो युवाओं को साथ लाए और दूसरी ओर जाट समुदाय की नाराजगी को कम करे। ऐसे में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सर, क्या तस्वीर थी? मंच में मोदी योगी की जोड़ी, लाखों की भीड़ और चुनाव से पहले ये दौरा, दो बड़े बड़े शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम। किस लिहाज से चुनाव को देखते हुए ये दौरा बेहद खास और अहम है? देखिए, वेस्टर्न यूपी में जाट वोटर्स काफ़ी डिसाइसिव होते हैं और कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरीके से सारे विपक्षियों ने मिलकर एक महापंचायत को ऑर्गेनाइज किया था मुजफ्फरनगर में। तो राजनीति में बड़ी रैलियों का जवाब, सबसे सही जवाब रैली से ही दिया जा सकता है। तो आपने महापंचायत किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये रैली करके बता दिया कि जनता आज भी उनके साथ खड़ी है। एक तो राजनीति में जो सिंबलिज्म, जो शक्ति प्रदर्शन का जो काम होता है, आज भली भांति भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरा किया है। अब ये तो सिर्फ ट्रेलर है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे यूपी में इस तरह से 30 रैलियां करने वाले हैं और अलग अलग जगहों पे। अलीगढ़ में इन्होंने यूनिवर्सिटी, डिफेंस कॉरिडोर और तमाम बातें की। जब ये दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ इसी तरह की और भी योजनाओं का शिलान्यास होगा और भी घोषणाएं की जाएंगी। मतलब ये कि चुनाव की घोषणा से पहले, जब तक इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेगा, उसके पहले ही प्रधानमंत्री मोदी यूपी के कोने कोने में अलग अलग योजनाओं के साथ योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक विकास लाने वाली सरकार के रूप में स्थापित कर देंगे। दूसरी तरफ जो इसका जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चुनाव की दृष्टि से जो मसला है वो ये है कि इस तरह के रैलियों से जो स्थानीय संगठन होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी तरह से गैल्वनाइज्ड हो जाता है। तो एक तो संगठन की दृष्टि से और वोट की दृष्टि से और तो और ये जो परसेप्शन बिल्डिंग की दृष्टि से प्रधानमंत्री का ये जो आज जो अलीगढ़ में हुआ और जो 29 आगे रैलियां होने वाली हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जीत के मुहाने पे खड़ा कर देगी।
जी बिल्कुल, तो अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले वक्त में ऐसी कई रैलियां भी देखने को मिलेगी। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगे आरोप की। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के बीच भवानीपुर से टीएमसी के उम्मीदवार ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। भवानीपुर से बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के मुख्य चुनावी एजेंट सजल घोष ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र देकर सूचित किया है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर से भरे गए अपने नामांकन पत्र में 5 आपराधिक मामलों की बात छिपाई है जो उन पर चल रहे हैं। उनके नामांकन पत्र की जांच की भी अब मांग की जा रही है। डॉक्टर साहब, क्यों जरूरत पड़ी ममता को ये झूठ छुपाने की? देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर ये जो 5 केसेस लगे हुए हैं, ये सब के सब असम में लगे हुए हैं और उन्होंने ये बात छिपाई है। कानून तो ये कहता है कि जब आप नॉमिनेशन भरते हैं तो आपके खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसके बारे में आप जानकारी दें। अब तो नया नियम भी लग गया बिहार के चुनाव के बाद से कि आपको सिर्फ हलफनामा में ये बताना ही नहीं है कि आपके ऊपर इस तरह के क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, साथ ही साथ स्थानीय अखबारों में भी आपको बाकायदा इस तरह की खबर छपवानी होगी कि मैं यहाँ की उम्मीदवार हूँ या मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ और हमारे ऊपर ये इन धाराओं के तहत इन जगहों पे इस तरह के आपराधिक केसेस लंबित हैं। अब ममता बनर्जी ने जो नॉमिनेशन फाइल किया है तो आपराधिक मामले कितने हैं आपके खिलाफ, उस पूरे कॉलम में इन्होंने नील लिख दिया है। अब केसेस हैं, ममता बनर्जी बता नहीं रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिशन वो इलेक्शन कमीशन में जाकर के गुहार करेगा और इलेक्शन कमीशन से गुहार की जा रही है कि भैया आप इसको जांच करें। और अगर इलेक्शन कमीशन जांच के लिए तैयार होती है या जांच करती है और ये पता चलता है कि इन्होंने गलत हलफनामा दिया है तो इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन लेने के लिए वो मजबूर हो जाएगी। अब ये एक्शन किस तरीके से होगा, वार्निंग देके छोड़ भी दिया जा सकता है या फिर नॉमिनेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। तो एक झूठ जो टिब्रेवाल के वो जो चीफ इलेक्शन कैंपेनर हैं उन्होंने पर्दाफाश किया है। अब इसका इम्पैक्ट वैसे तो चुनाव में वोट पे नहीं पड़ता है, लेकिन सबकी निगाह इलेक्शन कमीशन पे ज़रूर होगी कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ कौन सा एक्शन लेते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में ममता के खिलाफ कोई एक्शन होता है या भी नहीं। अब खबर एनएचआरसी की सख्ती की करते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान मुख्य सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन से हो रही दिक्कत को लेकर एनएचआरसी ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकार को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल पिछले कई महीनों से जिस तरह से किसानों का अलग अलग बॉर्डर्स पे प्रदर्शन चल रहा है उससे आम लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, ये बात तो शुरू से ही सबको मालूम है। शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ बताया कि भाई आपको सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का हक तो है, लेकिन वो पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, पब्लिक न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये वहीं पे इस तरह का प्रदर्शन अलाउड होना चाहिए जहाँ से प्रशासन द्वारा वो जगह बाकायदा निश्चित की जाती है। अब आप क्या कर रहे हो? आप कर ये रहे हो कि आप सुप्रीम कोर्ट की बातों को, उनके आदेशों को नहीं मान रहे। ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। अब आपके खिलाफ एनएचआरसी को मूव इसलिए करना पड़ा है क्योंकि ये उन तमाम लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन है, जैसे राइट टू मूवमेंट, कि हम किसी भी जगह आ जा सकते हैं, हमें कोई बाधा रोक नहीं सकता। ये जो राइट टू मूवमेंट है वो बाधित हो रही है। पहली चीज़ कि जो लोग, अब ये समझिए कि जिस इलाके में ये हो रहा है वहाँ पे कोई विकलांग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, नौकरी पेशा के लिए भी लोग जाते होंगे, तो वो राइट टू मूवमेंट का तो हनन हो ही रहा है। साथ ही साथ एनएचआरसी ने इस मसले को इसलिए भी उठाया है कि जिन जगहों पे ये प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ कम से कम 9,000 कंपनियां हैं, छोटी बड़ी सब मिला करके।
वहाँ मजदूर काम करते, कई जो इंडस्ट्रीज़ है इस आंदोलन की वजह से वो बंद होने के कगार पे है, कई तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और वहाँ पे मजदूरों का आना जाना में भी उसमें दिक्कत हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राइट टू लाइवलीहुड के ऊपर भी हनन है, लेकिन इसकी चिंता किसको है? सबको राजनीति करनी है, सुप्रीम कोर्ट को भी पॉलिटिकली करेक्ट होना है। भाई ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये आदेश दे दिया होता है कि भाई इसको हटा करके आप बाहर कीजिए पहले, तब आपकी सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़ी ही चालाकी से अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में इन्होंने एक और कमेटी बना दी कि भाई आप कमेटी के सामने जाकर के अपने ग्रीवांसेस रखें। और ये किसान संविधान के प्रति इनकी इतनी सो कह सकते कि कटिबद्धता है कि इन्होंने कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें हम नहीं जाएंगे, ये बकवास है, ये बेकार है, हमको इनसे बात ही नहीं करना है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस भी चुप हैं, केंद्र सरकार भी चुप है, प्रधानमंत्री भी चुप है, गृह मंत्री भी चुप है, दिल्ली पुलिस भी चुप है। अब ये एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वो सामने आया है, हालांकि इससे कुछ होना जाना है नहीं। इन सब जो आंदोलन किसानों के नाम पे जो बवाला चल रहा है, इन लोगों की लेजिटिमेसी, इन लोगों का अधिकार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन 26 जनवरी को इन लोगों ने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया। उसी दिन इन लोगों के खिलाफ सख्ती से डंडा चले तो डंडा, गोलियां चले तो गोलियां, इन लोगों को इनके सारे तंबू बम्बू को उठा करके बाहर इनको फेंक देना चाहिए था। ये मिस्टेक हो गया है और अब इसी मिस्टेक की सज़ा ये सरकार या जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि देश की जनता उठा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि इसकी चिंता किसको है, इसका सामना आम लोगों को ही करना पड़ रहा है। अब खबर जेएनयू वाले कन्हैया कुमार की। दरअसल कन्हैया कुमार की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। कन्हैया लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मुलाकात के बाद अब कन्हैया किसी भी वक्त कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर कन्हैया कांग्रेस में शामिल होते हैं तो विपक्ष की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, कन्हैया वाकई कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे? उसके पास ऑप्शन ही क्या है? जिस पार्टी में है उसमें उसे एलिनेट कर दिया गया है, उसको कह दिया गया है कि अपने हैसियत में रहो, कोने में बैठे रहो, सड़ते रहो। बहुत फैन फॉलोइंग के साथ इसे बेगूसराय से टिकट दिया गया। अपोजिशन का ये इकलौता उम्मीदवार था। तमाम ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये लुटियन गैंग के लोग वो हीरो बना रहे थे। इस देश में तो प्रचलन है ना कि कोई भी मोदी को गाली दे, बीजेपी के खिलाफ जहर उगले, कितनी भी इलॉजिकल बात कहे, बस वो बात कहे और मीडिया उसे हीरो बना देती है। हुआ क्या? चुनाव हार गए। लेकिन मीडिया ने तो दिमाग खराब कर रखा है कन्हैया कुमार जैसे लोगों का। इसे लगा कि भाई पार्टी से वो ऊपर हो गया है। तो पटना में एक दिन वो चला गया, पिछले दिसंबर की बात है। कोई मीटिंग होनी थी बेगूसराय को लेकर के, वो कैंसिल कर दिया गया। बस ये ऑफिस के अंदर घुसा, मारपीट इसने चालू कर दी, गुंडागर्दी तो इट इज़ देयर इन हिम शुरू से ही। ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है ना ये कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। जेएनयू में बहुत सारे घास गढ़ने वाले भी स्टूडेंट हैं, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा हूँ इसलिए मैं बहुत ही अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जेएनयू में पढ़ने वाले सब लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते। तो वो एक अलग कहानी है। तो जो मारपीट हुई तो हैदराबाद में पार्टी का एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। 110 मेंबर थे, सिर्फ 3 लोगों ने कन्हैया को डिफेंड किया, बाकी 107 लोगों ने कन्हैया के खिलाफ। तब से ये कोप भवन में घुसा हुआ है, तब से ये कभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसने पहले जेडीयू के सामने दरवाज़ा खटखटाया, नीतीश कुमार से मदद मांगी। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग का ये जो पूरा मसला हुआ था, जब जेल वगैरह गया था, अचानक से जब हीरो हो गया था, तो बताया जाता है कि नीतीश कुमार उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया करवाते थे, पैसा दिया करते थे। कई सारे उद्योगपति के पास जाकर के हाथ फैला करके अपना कार्यक्रम वो चलाता था। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन राहुल गांधी के दिमाग में क्या हुआ है कि वो ये चाह रहे हैं कि भाई अब कांग्रेस पार्टी में कोई क्राउड पुलर नहीं है। प्रियंका वाड्रा भी जाती है तो लोग आते नहीं हैं देखने के लिए।
मैं भी जाता हूं तो कोई नहीं आता, तो कोई ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिसको लोग सुनने के लिए, देखने के लिए कोई क्राउड पुलर टाइप का हो। हालांकि ये भी एक मिसकंसेप्शन है, फिर भी राहुल गांधी के दिमागी सही उसकी बात, दलील को मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि वो 2 बार मिल चुका है, वो कांग्रेस के अंदर में कोई बड़े पद पे आने की बात चल रही है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही खबर आई, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लोग विरोध करने लग गए हैं, एक। और दूसरा, बिहार के अंदर वो अपने आप को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब ये खबर पहुंची बिहार, तो आरजेडी, लालू यादव की पार्टी जो है, वो नाराज़ हो गई। वो बोले भाई ये तो तेजस्वी यादव का कॉम्पिटिटर एक खड़ा हो जाएगा यहाँ पे बिहार के अंदर। तो वो एक तो इस फैसले से आपके अलायंस पार्टनर नाराज़ हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ लीडर्स हैं उनको लगता है कि इसके आने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। वो नुकसान इसलिए होगा क्योंकि फिर बीजेपी को हथियार मिल जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी अब ये कोई देशभक्तों की पार्टी नहीं रही, ये पाकिस्तान परस्त, अलगाववादी परस्त, नक्सल परस्त, चीन परस्त, इस तरह के लोगों के ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जमावड़ा हो गया है। और इसके ऊपर तो देशद्रोह का केस भी चल रहा है। मतलब ये अभी तो बरी हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आप देशद्रोहियों को पार्टी के अंदर रख के मोदी को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये बैकफायर करेगा। तो मतलब ये कि ये जो कहते हैं ना कि भाई पुलिस वालों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, उसी हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो नक्सली, ये वामपंथी, इससे दोस्ती तो कतई अच्छी नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान राहुल गांधी को इस मूव से होने वाला है। चलिए अब नजर आखिरी खबर पे भी डाल लेते हैं। आखिरी खबर तालिबान से जुड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी कब्जे में मदद करने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने जमकर फटकार लगाई है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने माना है कि पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पाल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बारे में वैश्विक समुदाय की नीतियों के हिसाब से चलना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। डॉक्टर साहब, इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी में एक बदलाव आएगा। वो बदलाव इसलिए आएगा, ये समझिए, अमेरिका या कोई भी देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पे ही वो अपनी नीतियां तय करता है। हिंदुस्तान भी कोई दूसरा प्रिंसिपल के ऊपर अभी नीतियां नहीं बना रहा। हम तालिबान के खिलाफ इसलिए क्योंकि जानते हैं कि भाई ये एक ऐसा जहर है कि जिसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया तो ये पाकिस्तान में डसेगा, उसके बाद फिर ये कश्मीर में आएगा, उसके बाद ये कट्टरपंथी विचारधारा हिंदुस्तान के मुसलमानों के में भी घुसेगा और ये हमें तंग करेगा। इसलिए हम तालिबान के खिलाफ हैं। अमेरिका की नीति में जो अचानक से ये बदलाव इसलिए आया है कि अमेरिका अब तक पाकिस्तान की बातें इसलिए सुनता चला आ रहा था कि 9/11 के बाद जो अमेरिकी सेना अफगानिस्तान गई, उसके लिए पाकिस्तान की मदद की आवश्यकता थी। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से ज़मीन ही ज़मीन है, और इसका जो वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे है, वो सिर्फ 2 ही तरीका है, एक तो पाकिस्तान से ग्वादर के जरिए या फिर ईरान से। ईरान और अमेरिका के बीच में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। तो वहाँ इतनी सारी सेना वो रहेगी, वहाँ हथियार जाने हैं, रसद जाना है, वहाँ मूवमेंट होना है। तो इसके लिए पाकिस्तान से बात हुई थी। पाकिस्तान के जरिए ही अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सेना आती थी, जाती थी। सारा वो जो लाइन जो था वो उसी के लिए ओपन था। और इसलिए पाकिस्तान की स्थिति जो है वो चाह के भी अमेरिका इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, वहाँ से जब निकलना था तो निकलने के लिए ये ज़रूरी था कि कोई पीस सेटलमेंट हो। जो बात आज अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हक्कानी नेटवर्क हो, तालिबान हो, ISIS हो, ये तमाम आतंकी ये पाकिस्तान के ही पैदाइश हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई इनसे अगर आपको डील करना है तो इसके मास्टर से आपको डील करना होगा। तो पाकिस्तान से डील हो रहा था।
पाकिस्तान की बातें मानी जा रही थी। अब स्थिति में क्या बदलाव आया है? स्थिति में बदलाव ये आया है कि अब अफगानिस्तान में अमेरिकन सैनिक नहीं है। अब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। अब अमेरिका को कोई पीस एकॉर्ड या टॉक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो अमेरिका के लिए वो बिल्कुल नगण्य हो गई है। और इसलिए हिंदुस्तान अचानक से इस मसले को, इस अपॉर्चुनिटी को इसने अपने हाथ में लिया। मोदी सरकार पूरी दुनिया में घूम घूम के बता रही है कि ये जो आतंकवाद है इसके जड़ में पाकिस्तान है। अमेरिका की तरफ से ये बयान उस वक्त आया है जब कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, बाइडेन से मिलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।